एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एसन और ग्वानसिक पुलिस स्टेशन में बैठे हुए होते हैं। असल में उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल हुई थी जो कि ग्वानसिक की मां ने की थी। तभी वहां पर ग्वानसिक की मां भी पहुंच जाती हैं और अपने सोने का मेढक के बारे में पूछने लग जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल ओनर की वाइफ वो सोने के मेढक और हीरे जवाहरात को बेचने के लिए उस सुनार की दुकान में गई होती हैं। वहाँ उस सोने के मेढक को अपना बताकर उसे बेचने की कोशिश करती हैं, पर दुकानदार को यह शक होता है कि वो सोने का मेढक चोरी का है, इसलिए दुकानदार वह सोने के मेढक को खरीदने से साफ साफ मना कर देती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है होटल में, जहाँ ग्वानसिक की माँ होटल ओनर की वाइफ से झगड़ने लगती है और उनसे अपना सोने के मेढक को मांगने लगती हैं, लेकिन होटल ओनर की वाइफ उसे देने से साफ साफ मना कर देती हैं। और फिर क्या, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और मौके पर वारदात पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उस होटल ओनर की वाइफ को अरेस्ट कर लेती हैं। तब हमें पता चलता है कि होटल ओनर की वाइफ तो 10वीं बार अरेस्ट हो रही है। ग्वानसिक की माँ को फाइनली अपने सोने का मेढक और बाकी का सारा सामान भी मिल जाता है और वह अब तीनों जेजू टापू की ओर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जेजू टाउन में, जहां हम एसन को स्कूल में देखते हैं, जहां उसे स्कूल के काफी सारे लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं। उसे वो लोग इस बात से चिढ़ा रहे होते हैं कि अगर उसे भागना ही था तो अकेले ही भागते, ग्वानसिक के साथ भागने की क्या जरूरत थी। अपनी लाइफ तो खराब कर ही दी, लेकिन साथ ही साथ ग्वानसिक की भी लाइफ खराब कर दे। उसके बाद एसन को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वह अपने सारे बुक्स को आग के ढेर में जला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एसन अपने चाचा के सामने बैठी हुई होती हैं और उसके चाचा न्यूज़पेपर में जो उनकी आर्टिकल पब्लिश हुई होती हैं उनको दिखा दिखा कर उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। साथ ही साथ यह भी बोलते हैं, ना तो तूने अपनी डिग्री कंप्लीट की, साथ ही साथ तूने हमारी इज्जत भी उछाल दी, जिस वजह से ना ही तुझको अब किसी कंपनी में जॉब मिलेगी और ना ही तुझसे कोई अब शादी करेगा। इधर ग्वानसिक के घर में उसके पापा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, यह कह करके तू उस लड़की के साथ क्यों भागा और तू अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। उसके बाद ग्वानसिक को पता चलता है कि एसन को स्कूल से निकाल दिया गया है। जैसे ही ग्वानसिक को यह पता चलता है, वह तुरंत से एसन के घर की ओर भागता हुआ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एसन के चाचा उसको घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर ग्वानसिक पहुँच जाता है और एसन से सवाल करता है, क्या तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके बाद एसन की दादी जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम सच में अनजान हो या फिर बस नाटक कर रहे हो। उसके बाद दादी ग्वानसिक से कहती है, तुम दोनों के भागने से तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एसन की तो जिंदगी खराब हो गई ना बेटा। उसके बाद एसन अपने दादी से कहती है, दादी भागने का प्लान मेरा था, ग्वानसिक का इसमें कुछ भी नहीं था, प्लीज आप उसे दोष मत दीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानसिक की माँ एसन के पास आती हैं और एसन से कहती हैं कि बेटा मुझे तुम दोनों की शादी से कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं क्या करूँ, हमारे घर में ना सिर्फ उसकी दादी की ही चलती है और किसी की नहीं चलती। मैंने भी इस घर में शादी करके गलती कर दी। इस घर के सभी लोग बहुत जिद्दी हैं, मुझे भी अपनी शादी पे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। साथ ही साथ यह भी बताती हैं कि अगर ग्वानसिक तुमसे शादी करेगा ना तो उसके बाप उसको धक्के मार के घर से निकाल देगा। तभी एसन उसकी माँ से पूछती है, क्या सच में ग्वानसिक जेजू के टॉप रनर्स में से एक है, क्या वो मेडल जीत सकता है अगर वो रोज ट्रेनिंग करे तो। ग्वानसिक की माँ कहती है, हाँ वो जीत तो सकता है अगर उसका ध्यान नहीं भटकता तो। यह सुनकर एसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ग्वानसिक 10 सालों में उसके पीछे घूम रहा है, पर उसने कभी भी अपने बारे में अच्छे से नहीं बताया और एक मैं हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रही। एसन को लगता है कि वो अब ग्वानसिक के खुशियों के आड़े आ रही हैं और वो इन सबसे बहुत दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानसिक एसन के घर चला जाता है और एसन के चाचा से उसका रिश्ता मांगता है। उसके बाद एसन के चाचा ग्वानसिक से कहते हैं, क्या तुम सच में एसन से शादी करना चाहते हो। अच्छा चलो मैंने मान भी ली तुम्हारी बातें कि तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन पहले तो मुझे तुम एक बात बताना, तुम उससे शादी करने के बाद रखोगे कहाँ पर। तभी वहाँ पर एसन आ जाती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। तभी ग्वानसिक कहता है, लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ। तभी एसन ग्वानसिक से कहती है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तुम कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। और आखिरी में उससे कहती है, इससे शादी करने से पहले मैं मर जाऊंगी। और यह कहते हुए वो डोर को लॉक कर देती है। अगले सीन पर हम एसन को एक कैफे पर बैठे हुए देखते हैं, जहां वो सांगिल नाम के एक आदमी के साथ बैठकर सूप पी रही होती हैं। सांगिल नाम का व्यक्ति जीजू का एक अमीर आदमी होता है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे से शादी की बात करने के लिए आए हुए होते हैं। सूप पीते हुए सांगिल एसन से कहते हैं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसे अपने बच्चों का ख्याल रखने वाली वाइफ की
जरूरत है। और तो और उस इंसान को एसुन के पास्ट लाइफ में सब कुछ पता था, लेकिन वो यह कन्फेस करता है कि उसे एसुन के पास्ट लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन पर हम देखते हैं एसुन की आंटियां जो उसकी मम्मी के साथ गोताखोरी पर जाते थे, वो सभी लोग ग्वानसी के घर आए हुए होते हैं और ग्वानसी की माँ और उसकी दादी को काफी कुछ बुरा बोलते हैं, क्योंकि उसके घर वाले ग्वानसी की शादी एसुन से नहीं करवा रहे थे। उनका यह मानना है कि अगर एसुन उस अंकल जैसे दिखने वाले इंसान से शादी करेगी तो उसका जिंदगी खराब हो सकता है। इस टॉपिक पर बात चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्वानसिक आ जाता है और तब उसे सब कुछ पता चल जाता है कि एसुन की शादी होने वाली है, वो भी एक ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी शादीशुदा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एसुन को सांगिल के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों साथ चलते हुए घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी सांगिल अपनी पुरानी गिफ्ट जो कि ऑलरेडी किसी और की थी, उस गिफ्ट बॉक्स में से नेम प्लेट को हटा देता है और एसुन को दे देता है, जिस पर एसुन कहती है तुम मुझे किसी और का गिफ्ट क्यों दे रहे हो। इस पर सांगिल कहता है अगर तुम्हारी नई शादी होती तो मैं तुम्हें नए जरूर कपड़े दिलाता और नए नए गिफ्ट्स भी देता, लेकिन तुम्हारी तो यह दूसरी शादी है ना। साथ ही वो एसुन से यह जानने की कोशिश भी करता है कि जब ग्वानसिक और एसुन बुसान भागे थे तब वहाँ पर उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ था। एसुन उसके इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उनसे उल्टा सवाल करना चालू कर देती है और कहती है कि तुमने अपनी शादी से पहले अपनी बीवी के साथ कितनी रातें गुजारी थी। इतना कहते ही वहाँ पर ग्वानसिक आ जाता है और उसे और अपने साथ खींच ले जाता है। वे दोनों येलो फूल के बागान में चले जाते हैं, जहाँ पर ग्वानसिक एसुन को रिंग पहना देता है और कहता है यह रही रिंग और अब से तुम मेरी हो। और एसुन से कहता है कि उस 30 साल के अंकल से शादी ना करें जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। लेकिन एसुन ग्वानसिक की एक भी बात नहीं मानती, वो बस एक अमीर इंसान से शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उसका बचपन काफ़ी ज़्यादा गरीबी में गुजरा है और वह यह नहीं चाहती कि उसकी आगे की ज़िंदगी भी गरीबी में गुजरे। यह कहते हुए वो रिंग को फेंक देती है और उसे अपने से दूर जाने को कहती है। अगले सीन पर हम देखते हैं कि ग्वानसिक अपनी जेजो टापू छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो अभी भी एसुन की राह देख रहा होता है, क्योंकि वो बस आखिरी बार एसुन को देखना चाहता है। ग्वानसिक की माँ और उसकी दादी उसे स्यूअप कर रही होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि ग्वानसिक की माँ उस दिन जब एसुन से मिलने गई होती हैं तब वो एसुन को टोटली ब्रेन वॉश कर दी होती है, जिससे कि एसुन ग्वानसिक से शादी ही ना करे। वो एसुन को इमोशनल ब्लैकमेल करके ग्वानसिक से दूर कर देती है। बस यही एक वजह थी कि एसुन ग्वानसिक से शादी करने के लिए इनकार कर दी थी और वो उस रिंग को उतार के फेंक दी थी। हम देखते हैं कि एसुन अपने शादी के लिए वेडिंग ड्रेसेस की नाप दे रही होती हैं। तभी उस बीच सांगिल और एसुन के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सांगिल ग्वानसिक के बारे में उल्टा सीधा कह रहा होता है, जिस वजह से एसुन उसके ऊपर चिढ़ जाती है और शादी करने से मना कर देती है। और वो बार बार घड़ी की तरफ टाइम को देख रही होती हैं, क्योंकि उसे पता था आज ग्वानसिक जेजू टाउन छोड़कर जा रहा है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और समुद्र के पास पहुँचते हैं, लेकिन वक्त काफ़ी बीत चुका होता है, जिस वजह से ग्वानसिक की जहाज काफ़ी दूर जा चुकी होती है। वो रो रो कर ग्वानसिक को वापस बुलाने की कोशिश तो करती है, लेकिन ग्वानसिक को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। तभी सडनली ग्वानसिक की बैग से पिन नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही पिन को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसके कानों पर एसुन की आवाज़ सुनाई देती है और वह तुरंत कैप्टन के पास चला जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि जहाज को वापस किनारे तक मोड़ लो, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। आखिरकार ग्वानसिक जहाज से सीधे नीचे कूद जाता है और पानी में तैरते तैरते वो एसुन के पास पहुंचता है और एसुन के पास पहुंचकर उसे जोर से गले लगा लेता है। टापू पर खड़े लोग उन दोनों को देख ही रहे होते हैं, जिसमें ग्वानसिक की माँ और उसकी दादी भी शामिल होती हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब ग्वानसिक और एसुन भागकर बुसान गए हुए होते थे, तभी इन लोगों ने अपनी पहली रात में सुहागरात मना लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानसिक और एसुन अपने शादी के लिए वेडिंग ड्रेसेस देखने के लिए आए हुए होते हैं और फिर उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। सो गाइस, मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।